फिल्म की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान छिपाए गए एक रहस्यमयी खजाने से होती है। जापानी सैनिकों ने इस खजाने को एक द्वीप पर छिपाया था जिसकी तलाश आज भी जारी है। समस्या सिर्फ इतनी थी कि उसे खोजने गया कोई भी इंसान कभी वापस नहीं लौटा। फिर भी कुछ लोग उसी रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच जाते हैं। उन्हें खजाना चाहिए था, लेकिन बहुत जल्द उन्हें एहसास होने वाला था कि उस द्वीप पर कुछ ऐसा छिपा है जो किसी को जिंदा वापस नहीं जाने देता। कहानी हमें इंडोनेशिया के एक रहस्यमयी द्वीप पर ले जाती है जहाँ कुछ लोग बेहद खुश नजर आ रहे थे। वजह ये थी कि उन्हें इस द्वीप से कुछ बेहद पुरानी और कीमती चीजें मिली थीं। उनका मानना था कि अगर ये सामान ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाए तो इसके बदले उन्हें मोटी रकम मिल सकती है। यही सोचकर पूरा ग्रुप काफी उत्साहित था। इसी दौरान ग्रुप का एक आदमी टॉयलेट जाने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है। जब वो उसे उठाकर देखता है तो पता चलता है कि वो लोहे से बनी कोई अजीब सी चीज है। ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि वो एक आयरन मास्क है। हालांकि आज के समय में ऐसी चीज का इस्तेमाल कोई नहीं करता, इसलिए वो सोचने लगता है कि आखिर ये यहाँ आया कहाँ से। इसी बीच उसकी नजर पास में मौजूद एक गुफा के मुहाने पर पड़ती है। वैसे इस द्वीप पर ऐसी छोटी बड़ी कई गुफाएं मौजूद हैं। वो आदमी अकेले ही गुफा के अंदर जाने लगता है, लेकिन इस बारे में वो अपने साथियों को कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर अंदर उसे कोई कीमती चीज मिल गई तो वो उसे अकेले ही अपने पास रख सकता था। यही लालच उसे गुफा के भीतर खींच ले जाता है, लेकिन अंदर पहुंचते ही वो बुरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि ये कोई सामान्य प्राकृतिक गुफा नहीं थी। इसे किसी ने बनाकर तैयार किया था। उसे वहाँ नीचे की तरफ जाते हुए कई छोटे छोटे टनल भी दिखाई देते हैं। हालांकि अब उसके अंदर पहले जैसा उत्साह नहीं बचा था। उसकी जगह एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था। वो तुरंत वहाँ से वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ मौजूद एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ता है। उसकी चीख किसी तक नहीं पहुँचती। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये भी नहीं दिखाया जाता। और फिर इस घटना के कुछ साल बाद कहानी एक बार फिर उसी रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचती है। अब इस द्वीप पर एक एक्सपीडिशन के लिए लोगों का एक ग्रुप आया हुआ है। इस ग्रुप का लीडर है वॉरेन और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड एंजल भी मौजूद है। चूंकि ये एक एक्सपीडिशन मिशन था, इसीलिए इनके साथ एक ऐसी महिला भी थी जिसे इस तरह की जगहों और उनसे जुड़ी जानकारियों का काफी अनुभव था। उसका नाम रियो था और ऐसी खतरनाक जगह पर आने के लिए सुरक्षा का इंतजाम होना भी जरूरी था। इसी वजह से वॉरेन अपने साथ एक सिक्योरिटी टीम भी लेकर आया था। उस टीम का कप्तान था टीनो। सिर्फ इतना ही नहीं, टीनो की टीम में स्टैनली भी एक अहम सदस्य था। स्टैनली को भी पुरातत्व और उससे जुड़ी कई बातों की अच्छी जानकारी थी। अब सवाल ये है कि आखिर ये लोग इस सुनसान और रहस्यमयी द्वीप पर क्यों आए थे, जहां शायद ही कोई आता हो। तो इसकी सिर्फ एक ही वजह थी। दरअसल वॉरेन इस द्वीप के बारे में काफी कुछ जानता था। कई साल पहले जापानी आर्मी ने इस द्वीप पर लंबा समय बिताया था और माना जाता है कि उन्होंने लूट कर लाया गया बेशकीमती खजाना इस द्वीप की किसी गुफा में छिपा कर रखा था। लेकिन वो खजाना आखिर किस गुफा में छिपाया गया था, इसका इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि इस पूरे द्वीप पर अनगिनत छोटी बड़ी गुफाएं फैली हुई थीं। फिर भी बिना समय बर्बाद किए ये लोग आसपास खोजबीन शुरू कर देते हैं। इसी दौरान ग्रुप का एक सदस्य अचानक कुछ देखकर जोर से चीख पड़ता है। जब सभी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जमीन पर एक इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई है। उसे देखते ही वॉरेन की गर्लफ्रेंड एंजल बुरी तरह डर जाती है, लेकिन तभी उसी गुफा के अंदर से हंसता हुआ एक आदमी अचानक बाहर कूद कर आ जाता है। वो कैप्टन टीनो की टीम का ही एक सदस्य था। उसका नाम टाइगर था। हालांकि उसका शरीर किसी पहलवान जैसा था, लेकिन दिमाग के मामले में वो ज्यादा समझदार नहीं था। इसके बाद वॉरेन कैप्टन टीनो से कहता है कि वे लोग यहाँ एक बेहद गंभीर काम के लिए आए हैं, इसलिए इस तरह के मजाक बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उसी समय उनकी नजर वहाँ मौजूद एक और चीज पर पड़ती है। उन्हें एक पुराने बंकर की ओर जाने वाला रास्ता दिखाई देता है और दोनों मिलकर वहाँ की जांच शुरू कर देते हैं। अंदर उन्हें कई पुरानी और रहस्यमयी चीजें दिखाई देती हैं। उधर जब वॉरेन और रियो अंदर खोजबीन कर रहे होते हैं, तब बाहर खड़े कैप्टन टीनो स्टैनली से एक सवाल पूछता है। वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वॉरेन सिर्फ इन पुराने सामानों को लेने के लिए इतना पैसा खर्च करके यहाँ आया है? इस पर स्टैनली जवाब देता है, ये लोग अमीर हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है ये हम कैसे जान सकते हैं। वैसे स्टैनली की बात सही थी, क्योंकि वॉरेन के इस द्वीप पर आने के पीछे और भी कई वजहें थीं। इसी बीच गुफा के अंदर जांच करते हुए वॉरेन और रियो को वहाँ 2 लाशें दिखाई देती हैं। दरअसल वहाँ सिर्फ हड्डियां ही बची थीं, लेकिन जब उन्होंने उन अवशेषों की जांच की तो उन्हें एक अहम बात पता चली। ये कंकाल द्वितीय विश्व युद्ध के समय के जापानी सैनिकों के थे। इसके बाद रियो वॉरेन से कहती है, वॉरेन, जैसा हमने सोचा था वैसा ही लग रहा है। यहाँ कहीं न कहीं खजाने का एक बहुत बड़ा जखीरा छिपा हुआ है। इतना तो साफ है कि जापानी सैनिकों ने यहाँ लंबे समय तक कैंप लगाया था, इसलिए पूरी संभावना है कि उन्होंने अपना छिपाया हुआ खजाना भी इसी द्वीप पर कहीं रखा होगा। ये सुनते ही वॉरेन बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद दोनों उस छोटी गुफा से बाहर निकल आते हैं। अब उनका लक्ष्य था दूसरी गुफाओं को खोजना। उन्हें इस द्वीप के हर
हिस्से की अच्छी तरह तलाशी लेनी थी, क्योंकि तभी वे उस खजाने तक पहुंच सकते थे। इसके बाद पूरा ग्रुप जंगल के बीच आगे बढ़ने लगता है। चलते चलते उन्हें एक बात समझ आती है कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों ने इस द्वीप को ही क्यों चुना था। कारण साफ था, अगर कोई यहाँ आकर छिप जाए तो उसे ढूंढ पाना बेहद मुश्किल था। इस द्वीप के कई हिस्से इतने दुर्गम और खतरनाक थे कि वहाँ पहुँचना भी आसान नहीं था। कुछ देर बाद ये लोग एक पुरानी माइन तक पहुँच जाते हैं। अब वो माइन पूरी तरह बंद पड़ी थी, उसके कई हिस्से टूट फूट चुके थे और खंडहर जैसी हालत में थे। जब सभी उस जगह को ध्यान से देख रहे थे, तभी उनकी नजर एक विशाल लोहे के दरवाजे पर पड़ती है। दरवाजा देखते ही वॉरेन कहता है, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। इसके बाद पूरा ग्रुप उस लोहे के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। वहीं कैप्टन टीनो की टीम का टाइगर आगे आता है और पूरी ताकत लगाकर उस भारी दरवाजे को धक्का देकर खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, गुफा के अंदर से भयानक बदबू का एक तेज झोंका बाहर आता है। आखिर वो दरवाजा न जाने कितने सालों से बंद पड़ा था, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अचानक किसी अज्ञात जगह से उन पर गोली चला दी जाती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि पूरा ग्रुप एक पल के लिए बुरी तरह घबरा जाता है और उसी वक्त कैप्टन टीनो फौरन वॉरेन को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। दरअसल कैप्टन टीनो का काम ही वॉरेन की सुरक्षा करना था, इसलिए वो सबसे पहले उसे बचाने की कोशिश करता है। उधर जो लोग उन पर छिपकर गोली चला रहे थे वो कोई सैनिक नहीं बल्कि इस इलाके के स्थानीय गुंडे थे। उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए सीधी लड़ाई में उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। कैप्टन टीनो तुरंत समझ जाता है कि सबसे जरूरी काम सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है और इसके लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। वो था अभी अभी खुले उस गुफा के अंदर जाना। इसके बाद टीनो तेजी से वॉरेन, उसकी गर्लफ्रेंड एंजल और बाकी सभी लोगों को गुफा के अंदर ले जाने लगता है। लेकिन तभी ऊपर मौजूद हमलावरों में से एक आदमी एक ग्रेनेड निकालकर नीचे फेंक देता है। वो ग्रेनेड सीधे गुफा के मुहाने के पास आकर गिरता है और जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। धमाके की वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर गुफा के प्रवेश द्वार पर आ गिरती हैं। हालांकि तब तक लगभग सभी लोग गुफा के अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन कैप्टन टीनो की टीम का एक सदस्य इस हादसे की चपेट में आ जाता है। उसका नाम जॉन था। गिरती हुई चट्टानें सीधे उसके ऊपर आ गिरती हैं, जिससे उसे बेहद गंभीर चोटें लगती हैं। खैर, किसी तरह जान बचाकर अंदर आने के बाद अब पूरा ग्रुप उस गुफा के भीतर फंस चुका था। उन्हें ये तक समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। गुफा के अंदर भयानक बदबू फैली हुई थी। ऊपर से सभी लोग बुरी तरह डरे हुए भी थे। इसी दौरान कैप्टन टीनो पूछता है, आखिर उन स्थानीय गुंडों ने हम पर हमला क्यों किया? वो हमें मारना क्यों चाहते थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वॉरेन पहली बार अपने यहाँ आने का असली मकसद बताता है। वो कहता है कि कई साल पहले उसके पिता भी इसी द्वीप पर आए थे और उनके आने की वजह भी यही खजाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों ने जो विशाल खजाना छिपाया था, माना जाता है कि वो इसी द्वीप पर कहीं मौजूद है। उस खजाने को खोजने के लिए ही उसके पिता यहाँ आए थे, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाए। सिर्फ उसके पिता ही नहीं, आज तक कोई भी उस खजाने तक नहीं पहुँच सका। फिर भी उस खजाने की तलाश में लोग आज भी इस द्वीप पर आते रहते हैं। इसके बाद वॉरेन कहता है, अब समझे कि उन गुंडों ने हम पर हमला क्यों किया था। उन्हें लगा होगा कि हम भी उसी खजाने की तलाश में यहाँ आए हैं। उन्हें लगा कि हम इस खजाने को लेने आए हैं, इसलिए उन्होंने हम पर गोली चलाई। हालांकि सच तो ये था कि वॉरेन खुद भी उसी खजाने की तलाश में वहाँ आया था। ये बात सुनते ही कैप्टन टीनो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो हमें बताया था कि ये सिर्फ एक एक्सपीडिशन है, लेकिन अब मेरी टीम का एक आदमी मौत से लड़ रहा है। इन सब के जिम्मेदार आप हैं। अब हम आपके इस मिशन का हिस्सा बनकर आगे नहीं चल सकते। हमारा एकमात्र लक्ष्य अब यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलना है। लेकिन समस्या ये थी कि जिस रास्ते से वे अंदर आए थे, वहाँ से अब वापस जाना नामुमकिन था। उन्हें बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही था। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते वे देखते हैं कि जो जगह अब तक सिर्फ एक साधारण टनल लग रही थी, उसका रूप अचानक बदलने लगता है। चारों तरफ विशाल हॉल दिखाई देने लगते हैं। ये देखकर पूरा ग्रुप हैरान रह जाता है, क्योंकि अब साफ हो चुका था कि ये सिर्फ एक गुफा नहीं थी, बल्कि ये एक पूरा अंडरग्राउंड बेस था। इसके बाद जब वे लोग आगे बढ़ते हैं तो हर नई चीज उन्हें और ज्यादा चौंका देती है। इसके बाद वे लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बहुत बड़ा गड्ढे जैसा हिस्सा दिखाई देता है। उसके दूसरी तरफ फिर एक और गुफा नजर आती है। वहां तक पहुंचने के लिए उस गहरे गड्ढे के ऊपर लकड़ी का एक पुराना झूलता हुआ पुल बना हुआ था। हालांकि उसे देखकर सभी को थोड़ा डर लग रहा था, फिर भी कैप्टन टीनो सबसे पहले उस पुल पर कदम रखता है। पुल काफी पुराना था, इसलिए उसे डर था कि कहीं ये टूटकर नीचे न गिर जाए, लेकिन किस्मत से ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद कैप्टन टीनो आगे आगे चलने लगता है और बाकी सभी लोग उसके पीछे आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग पुल के बीच में पहुंचते
पहुंचते हैं तभी अचानक कुछ अजीब होता है। वहाँ लगे बल्ब अपने आप जल उठते हैं। ये देखकर पूरा ग्रुप दंग रह जाता है, क्योंकि इतने साल पुरानी इस गुफा के अंदर आखिर ये लाइटें कैसे जल सकती थीं? क्या यहाँ अब भी बिजली मौजूद थी? यही सवाल अब सभी के दिमाग में घूम रहा था। अब वहाँ मौजूद हर इंसान के मन में ढेर सारे सवाल थे, लेकिन उन सवालों का जवाब देने वाला वहाँ कोई नहीं था। इसलिए सभी लोग उन बातों को मन में रखकर पुल पार करते हैं और दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। जैसा पहले बताया गया था, वो जगह बाहर से एक छोटी सी गुफा जैसी दिख रही थी, लेकिन अंदर जाने पर पता चलता है कि वो असल में एक स्टोरेज स्पेस था। वहाँ कई शेल्फ रखे हुए थे, लोहे के बड़े बड़े बक्से थे और कई टेबल भी मौजूद थीं। जब सभी लोग आसपास देखते हैं तो उन्हें वहाँ ढेर सारी कांच की बोतलें दिखाई देती हैं। उन बोतलों में अलग अलग तरह के केमिकल भरे हुए थे। हर कोई उन चीजों को ध्यान से देख रहा था, लेकिन रियो की नजर एक खास चीज पर जाकर टिक जाती है। वो एक अजीब तरह का मास्क था। उसे देखते ही रियो कहती है, ये कोई साधारण मास्क नहीं है जिसे यहाँ काम करने वाले मजदूर पहनते हों। ऐसे मास्क आमतौर पर लैब में एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। फिर वो आगे कहती है, इसका मतलब ये जगह सिर्फ एक माइन नहीं थी, ये एक रिसर्च लैब भी थी। और सच कहूँ तो मुझे यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। इसके बाद रियो बाकी लोगों से कहती है, तुम लोग इस पूरी जगह को ध्यान से चेक करो, देखो शायद हमें यहाँ कोई और अहम चीज मिल जाए। रियो उनसे कहती है, अगर तुम्हें कोई भी महत्वपूर्ण चीज मिले तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद सभी लोग अलग अलग जगहों पर खोजबीन शुरू कर देते हैं। उन्हें वहाँ से काफी जानकारी मिलती है। कुछ पुरानी तस्वीरें, कई दस्तावेज और दूसरे रिकॉर्ड भी मिलते हैं। रियो उन तस्वीरों को ध्यान से देखती है और दस्तावेज पढ़ने लगती है, लेकिन जैसे जैसे उसे सच्चाई पता चलती है वो बुरी तरह सन्न रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये जगह आखिर क्या थी और यहाँ क्या किया जाता था। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिक अपने दुश्मनों को पकड़कर इस जगह पर लाते थे। इसके बाद उन लोगों पर तरह तरह के खतरनाक प्रयोग किए जाते थे। नए नए केमिकल उनके शरीर में इंजेक्ट किए जाते थे। उन पर जेनेटिक स्टडीज की जाती थी। सच कहें तो उन लोगों को यहाँ बेहद क्रूर तरीके से टॉर्चर किया जाता था, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स इतने दर्दनाक थे कि उन्हें सह पाना लगभग नामुमकिन था। रियो उन दस्तावेजों में लिखी सारी बातें पूरी भी नहीं पढ़ पाती। वो इतना सब देखकर और पढ़कर बुरी तरह डर जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि कई साल पहले ये जगह किसी नरक से कम नहीं थी। उस दौर के जापानी सैनिक और साइंटिस्ट्स दुनिया की नजरों से छिपकर यहाँ ऐसे भयानक एक्सपेरिमेंट किया करते थे जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल था। इस दौरान कैप्टन टीनो कहता है, आखिर ये खजाने वाली कहानी किसने फैलाई थी? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है। अब तक वॉरेन को भी काफी कुछ समझ आ चुका था। उसे एहसास होने लगा कि शायद कैप्टन टीनो सही कह रहा है। संभव है कि यहाँ वैसा कोई खजाना कभी था ही नहीं जैसा लोगों ने कहानियों में बताया था। इसके बजाय ये जगह बेहद खतरनाक और डरावनी थी। इसलिए वॉरेन कहता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। उधर उसी समय कमरे के बाहर पहरा दे रहा टाइगर अचानक कुछ अजीब महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा हो। एक पल के लिए ऐसा दिखाई देता है मानो मास्क पहने कोई रहस्यमयी शख्स उसे घूर रहा हो। हालांकि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। जैसे ही टाइगर को ये एहसास होता है वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता। उधर कमरे के अंदर रियो अपनी खोजी हुई सारी जानकारी बाकी लोगों को बताने लगती है। वो कहती है, ये जगह वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम समझ रहे थे। कई साल पहले ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था और बाद में इसे एक गुप्त रिसर्च फैसिलिटी में बदल दिया गया था। बाद में इस जगह को एक लैब में बदल दिया गया था। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों को लाकर उन पर बेहद क्रूर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। अगर साफ शब्दों में कहें तो ये एक्सपेरिमेंट्स जेनेटिक स्टडीज से जुड़े हुए थे। उनका मकसद एक सामान्य इंसान को किसी दूसरी प्रजाति के जीव में बदलना था। इसके बाद रियो कहती है, हम यहाँ सोना ढूंढने आए थे, लेकिन अब तक मुझे ऐसा एक भी सबूत नहीं मिला है जिससे साबित हो कि यहाँ सच में कोई खजाना छिपा हुआ है। तभी ग्रुप के कुछ दूसरे लोग जवाब देते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम पूरी तरह यकीन से कह सकें कि यहाँ सोना नहीं है। हमें अभी तक ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिला जो ये साबित करे कि खजाना यहाँ नहीं है, इसलिए अभी भी उम्मीद बाकी है। अगर हम थोड़ा और तलाश करें तो शायद हमें वो खजाना मिल जाए। ये बात सुनकर कैप्टन टीनो उनकी तरफ देखता है और कहता है, तुम लोगों को आखिर हो क्या गया है? सोचो, हम यहाँ किस मकसद से आए थे और अभी किस हालत में फंसे हुए हैं। बेकार के कामों में पड़ने की जरूरत नहीं है। कैप्टन टीनो उन्हें साफ तौर पर चेतावनी देता है, लेकिन इंसान आखिर इंसान ही होता है। जब बात सोने, दौलत और बेशुमार खजाने की हो तो कई बार समझदारी भी पीछे छूट जाती है और यहाँ मौजूद कुछ लोगों के साथ भी अब बिल्कुल यही हो रहा था। कैप्टन टीनो कहता है, ठीक है, अगर किसी के मन में अभी भी सोना ढूंढने का ख्याल चल रहा है तो उसे यहीं भूल जाओ। हम अब यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते हैं। लेकिन तभी वॉरेन उसकी बात काटते हुए कहता है, ऐसा भी तो नहीं है कि हम 100% यकीन से कह सकें कि यहाँ सोना नहीं है। और वैसे भी तुम सब लोग यहाँ मेरे पैसे पर आए हो। मैंने इस
इस एक्सपीडिशन पर काफी पैसा खर्च किया है, इसलिए मैं बिना खजाना ढूंढे यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। वो आगे कहता है, हम इतनी दूर तक आए हैं तो क्यों ना इस पूरी जगह की अच्छी तरह तलाशी ले ली जाए। और एक बात और, अगर यहाँ सच में सोना मिला तो उस पर सिर्फ मेरा हक होगा। लेकिन वॉरेन की बात सुनकर भी कैप्टन टीनो का फैसला नहीं बदलता। उसे खजाने की तलाश में और अंदर जाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इसी वजह से कैप्टन टीनो, रियो और गंभीर रूप से घायल जॉन वहीं रुक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी लोग इस उम्मीद में आगे बढ़ जाते हैं कि शायद कहीं न कहीं उन्हें सोना मिल जाए। अब वहाँ सिर्फ रियो, कैप्टन टीनो और घायल जॉन ही रह जाते हैं। इसी दौरान कैप्टन टीनो रियो से खुलकर बात करने लगता है। वो कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ से सभी लोगों को जिंदा बाहर निकालने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं एक सैनिक रहा हूँ। मैंने कई युद्ध देखे हैं, मैंने बहुत से लोगों को मारा है और कई बार मैंने बेहद स्वार्थी फैसले भी लिए हैं। लेकिन आज जब मैं उन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत अपराध बोध होता है। वो आगे कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे खजाना नहीं चाहिए या अमीर बनने की इच्छा नहीं है, लेकिन इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी चीज यहाँ मौजूद लोगों की जान है। यही वजह है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कैप्टन टीनो की बातें सुनकर रियो को उसके मन की हालत अच्छी तरह समझ आ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि वो सच में सबकी जान बचाना चाहता है। इसके बाद रियो कहती है, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, बाकी लोग शायद जल्द ही वापस आ जाएंगे। उधर दूसरी तरफ वॉरेन, उसकी गर्लफ्रेंड एंजल और कुछ सैनिक उस पूरी जगह की सावधानी से तलाशी लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। पूरा इलाका बेहद जटिल और मजबूत संरचना वाला था। कई जगहों पर मोटी दीवारें बनाई गई थीं और अलग अलग हिस्सों को बंद किया गया था। खैर, वे लोग एक एक जगह की जांच करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में उन्हें कई अलग अलग कमरे दिखाई देते हैं। इसी दौरान उन्हें जेल की कोठरी जैसा एक कमरा भी मिलता है। उस कमरे में काफी सामान रखा हुआ था। वहीं वॉरेन को एक हेलमेट मिलता है। उस हेलमेट पर यूएस मिलिट्री लिखा हुआ था। ये देखकर उन्हें एहसास होता है कि कई साल पहले शायद अमेरिकी सैनिक भी इस जगह पर आए थे और संभव है कि जापानी सैनिक उन्हें पकड़कर यहाँ लाए हों। लेकिन उनके साथ आखिर क्या हुआ था, इसका जवाब अब भी किसी के पास नहीं था। इसके बाद वे लोग आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक और बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। वो एक स्टोरेज रूम था। जैसे ही वे लोग उसका दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, उन्हें वहाँ काफी सारा सामान दिखाई देता है। वहाँ रखी हुई शेल्फों पर उन्हें कई बड़े बड़े कांच के जार दिखाई देते हैं। लेकिन जब वे उन जारों को ध्यान से देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई साधारण चीज नहीं रखी थी। उनके अंदर इंसानी शरीर के हिस्से और अलग अलग अंग सुरक्षित रखे गए थे। वहाँ ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल होने वाली टेबलें भी थीं। सर्जरी में इस्तेमाल किए जाने वाले कई उपकरण और औजार भी मौजूद थे। साथ ही वहाँ बहुत सारी किताबें और रिकॉर्ड रखे हुए थे, जिनमें इन एक्सपेरिमेंट से जुड़ी जानकारी लिखी हुई थी। ये सब देखकर सभी के मन में डर पैदा होने लगता है। अब ये साफ हो चुका था कि यहाँ कोई साधारण प्रयोग नहीं किए गए थे। यहाँ इंसानों को किसी दूसरी प्रजाति के जीव में बदलने की कोशिश की जा रही थी। उन किताबों में दर्ज बातें इतनी भयानक थीं कि उन्हें पढ़कर हर कोई सिहर उठता है। ये सब देखने के बाद लगभग सभी सैनिक डरे हुए खड़े रह जाते हैं। लेकिन वॉरेन और उसकी गर्लफ्रेंड एंजल का ध्यान अब भी किसी और चीज पर था। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वो खजाना कहाँ छिपा हुआ है। इतना सब देखने के बाद भी वे ये मानने को तैयार नहीं थे कि यहाँ कोई खजाना नहीं है। उनकी लालच अब भी खत्म नहीं हुई थी। इसी लालच की वजह से वे लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के बजाय अब भी खजाने की तलाश में आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें कहीं से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है।